हेलो एवरीवन। आज हम डी ब्लॉक एलिमेंट के आगे प्रॉपर्टीज़ डिस्कस करेंगे। तो सबसे पहले आता है हमारे पास मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़। तो मैग्नेटिज्म जो होता है उसको हम लोग तीन टाइप्स में डिवाइड कर सकते हैं। पहला होता है डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस, फिर आता है पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस और फिर आता है फेरोमैग्नेटिक सब्सटेंस। जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस होते हैं ना वो मैग्नेटिक फील्ड से रिपेल होते हैं। ओके, तो डायमैग्नेटिक सब्सटेंस दे गेट रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड, paramagnetic substance they get weakly attracted by magnetic field, and your ferromagnetic substances they are attracted very strongly by the magnetic field. Okay, तो अब हम लोग जब डी ब्लॉक एलिमेंट्स के बारे में डिस्कस करते हैं तो ये जो मैग्नेटिज्म है ये कैसे जो है वो ओरिजिनेट होता है वो हम देखते हैं। देखो, आपके डी ब्लॉक जो एलिमेंट्स होते हैं ना उसमें उसमें जो आपके इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो डी ऑर्बिटल्स के अंदर प्रेजेंट होते हैं। अगर डी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स जो हैं उनका स्पिन, ओके, सो ये हमारे पास डी ऑर्बिटल्स हैं। ओके, तो अगर डी ऑर्बिटल्स के पांचों ही ऑर्बिटल्स जो होते हैं वो अगर सिंगली ऑक्यूपाइड है तो हम देखते हैं कि अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट है। और जब भी अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स प्रेजेंट होते हैं ना तब पैरामैग्नेटिज्म आता है। और डायमैग्नेटिज्म तब कब आता है? जब अनपेयर्ड जब जो पेयरिंग हो जाती है, जब भी किसी ऑर्बिटल में इलेक्ट्रॉन्स में पेयरिंग हो जाती है उसको हम बोलते हैं डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस। ओके, अब देखो क्या होता है कि अगर हमारे पास एक न्यूक्लियस है, एक एटम है, उसके अंदर एक न्यूक्लियस है, न्यूक्लियस के अराउंड इलेक्ट्रॉन जो है वो रिवॉल्व कर रहा है। ये जो इलेक्ट्रॉन है इसका कुछ ना कुछ स्पिन होगा, ठीक है। तो इसका कोई ना कोई स्पिन होता है और इलेक्ट्रॉन के पास होता है चार्ज। और हमें पता है जब भी चार्ज मूव करता है उसके अराउंड मैग्नेटिक फील्ड भी जनरेट हो जाती है। तो इलेक्ट्रॉन के मूवमेंट की वजह से मैग्नेटिक फील्ड जनरेट होती है। अब सपोज करो कि एक ऑर्बिटल में दो इलेक्ट्रॉन है, ठीक है। तो एक इलेक्ट्रॉन किसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा, दूसरा इलेक्ट्रॉन दूसरी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करेगा। दोनों की वजह से जो नेट मैग्नेटिक मोमेंट होता है वो हो जाएगा ज़ीरो। इसलिए हम बोलते हैं कि जो डायमैग्नेटिक सब्सटेंसेस होते हैं ना दे गेट रिपेल्ड बाय मैग्नेटिक फील्ड। ओके, लेकिन अगर कोई पैरामैग्नेटिक सब्सटेंस है यानी कि एक ऑर्बिटल में एक ही इलेक्ट्रॉन है तो वो एक इलेक्ट्रॉन की जहाँ पे जिस डायरेक्शन में होगा वो इलेक्ट्रॉन उसी डायरेक्शन में मैग्नेटिक फील्ड भी होगी। ओके, तो डी ब्लॉक एलिमेंट में जो पैरामैग्नेटिज्म है वो क्यों अराइज होता है? इट इज़ बिकॉज ऑफ द अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स। ओके, तो किसी भी आपके पास अगर कोई एटम है उसमें एक इलेक्ट्रॉन है, उसके पास दो तरीके की मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम होती है। एक होती है स्पिन एंगुलर मोमेंटम, यानी कि जब वो अपने ही एक्सिस के अराउंड जो है रिवॉल्व करता है उसकी वजह से जो एंगुलर मोमेंटम होती है। और एक होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम, यानी कि ऑर्बिटल में जब वो रिवॉल्यूशन करता है उसमें उस टाइम पे जो एंगुलर मोमेंटम होती है उसको हम बोलते हैं ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम। तो मैग्नेटिक मोमेंट डी ब्लॉक एलिमेंट में दो की वजह से होता है। एक होता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम की वजह से और एक होता है ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम की वजह से। जो फर्स्ट ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं ना, फर्स्ट रो ट्रांजिशन मेटल्स स्कैंडियम टाइटेनियम वाले, उसमें ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम क्वेंच हो जाता है। क्वेंच हो जाना मतलब कि ख़त्म हो जाता है। और जो मैग्नेटिक मोमेंट होता है किसी भी एटम वो एंटायरली डिपेंड करता है स्पिन एंगुलर मोमेंटम पे। ओके, और इसके लिए हमारे पास एक फॉर्मूला आता है म्यू, जिसको बोलते हैं मैग्नेटिक मोमेंट इज इक्वल्स टू √n+2। और इसमें जो n है उसका क्या मतलब होता है? इसमें n का मतलब है नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। ओके, n का क्या मतलब है? नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन। और जो मैग्नेटिक मोमेंट होती है उसकी जो यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं बोहर मैग्नेटॉन। ओके, मैग्नेटिक मोमेंट की जो यूनिट होती है उसको हम बोलते हैं बोहर मैग्नेटॉन। तो डिपेंडिंग अपॉन द नंबर ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन द पैरामैग्नेटिज्म अराइज इन केस ऑफ डी ब्लॉक एलिमेंट। ओके, स्पेशली द फर्स्ट ट्रांजिशन। तो फर्स्ट ट्रांजिशन में हम लोग स्पिन ओनली मैग्नेटिक मोमेंट देखते हैं क्योंकि जो ऑर्बिटल एंगुलर मोमेंटम होता है वो क्वेंच हो जाता है। ओके, तो अगर हम लोग इस फॉर्मूले में डालेंगे, अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन ज़ीरो है तो मैग्नेटिक मोमेंट ज़ीरो होगा। अगर अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन 1 है तो यहाँ पे आपने बस फॉर्मूला पे पुट करना है, ठीक है। 1 × 1 + 2, 3 × 1 हो गया 3 आ गया इसका आंसर। तो √3 क्या हो जाएगा? 1.73। जब 2 आ जाएगा 2 + 2 4, 4 × 2 = 8, √8। ओके, उसी तरीके से आगे हम लोग ये निकालते हैं। ओके, तो अगर मैं आपको कोई भी एलिमेंट दे दूँ, फॉर एग्जांपल मैंने दे दिया Fe2 पॉजिटिव, इसका कैसे निकालोगे वो चेक करते हैं। तो अब देखो यहाँ पे
टू पॉजिटिव, Fe2 पॉजिटिव यानी कि 3d6 4s2 ये हो जाएगा Fe, और Fe2 पॉजिटिव मतलब 2 इलेक्ट्रॉन्स निकालोगे 3d6 हो जाएगा। तो अगर आप इसको ऑर्बिट्स में प्लेस करोगे तो 1 2 3 4 5 6 आपने कैलकुलेट करना है नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन। तो नंबर ऑफ अनपेड इलेक्ट्रॉन कितने हैं? 4। तो 4 के लिए जो है बोर मैग्नेटिक मोमेंट कितना आएगा? 4.9। ओके, तो ये हमारे पास हो गया मैग्नेटिक मोमेंट। नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ कलर्ड आयंस। तो आयंस जो हैं, जो कोई भी आपके पास कलर्ड चीज़ है, जो जिस भी कोई भी अगर चीज़ को आप देख रहे हो और वो आपको कलरफुल दिख रही है, वो कलरफुल क्यों दिख रही है? वो इसलिए दिख रही है क्योंकि वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक स्पेक्ट्रा के विजिबल रीजन में जो है वो लाइट एमिट कर रहा है। ओके, तो आपके जो भी डी ब्लॉक के एलिमेंट होते हैं वो मोस्टली कलर्ड आयंस प्रेजेंट होते हैं, मतलब उनके जो आयंस होते हैं मोस्टली कलर्ड होते हैं। वो क्यों कलर्ड होते हैं? वो इसलिए होते हैं क्योंकि वो विजिबल रीजन में जो है एनर्जी को एब्जॉर्ब करते हैं। तो कलर आएंगे कैसे? देखो, कोई भी इलेक्ट्रॉन है अगर वो ग्राउंड स्टेट मतलब कि अपनी मोस्ट स्टेबल स्टेट में प्रेजेंट होता है, उस इलेक्ट्रॉन को अगर आप एनर्जी दे दो तो वो क्या कर जाएगा? एक्साइटेड स्टेट में मूव कर जाएगा। ठीक है, एक्साइटेड स्टेट में वो ज़्यादा देर नहीं रहेगा क्योंकि वहाँ पे अनस्टेबल होता है, और वापस ग्राउंड स्टेट में आना चाहेगा। जैसे वो ग्राउंड स्टेट में आना चाहेगा तो जो एनर्जी इसने एब्जॉर्ब करी थी वो उसकी कुछ ना कुछ एनर्जी वो रिलीज़ करेगा। ओके, तो जो एनर्जी वो रिलीज़ करता है वो हमारी आंखों में पड़ेगी और हमें लगेगा कि वो एटम जो है वो उस कलर का है। तो एनर्जी अब्जॉर्ब जो भी होती है वो विजिबल रीजन में होती है। ठीक है, जो एनर्जी एब्जॉर्ब तो हो गई, राइट। तो जो कलर दिखता है हमें कंपाउंड का, द कलर ऑफ द कंपाउंड इज़ कॉम्प्लीमेंट्री कलर ऑफ द लाइट एब्जॉर्ब। जो भी लाइट एब्जॉर्ब हुई है उसके कॉरस्पॉन्ड कॉम्प्लीमेंट्री जो भी कलर होगा वो हमें उसका कलर दिखेगा। जैसे वायलेट अगर एब्जॉर्ब हुआ तो उसके कॉरस्पॉन्डिंग येलो, तो वायलेट लाइट के अगर फ्रिक्वेंसीज एब्जॉर्ब हो रही हैं तो वो कंपाउंड हमें येलो कलर का दिखेगा। ब्लू के कॉरस्पॉन्डिंग क्या हो गया? कॉम्प्लीमेंट्री ऑरेंज हो गया। रेड के कॉम्प्लीमेंट्री ग्रीन हो गया। ओके, तो ऐसे हम लोग जो है इनके कलर्स को देखते हैं। ओके, तो डी ब्लॉक एलिमेंट जो है वो कलर्ड आयंस का फॉर्मेशन करते हैं क्योंकि वो एनर्जी एब्जॉर्ब करते हैं विजिबल रीजन में, राइट। अब देखो, अगर एनर्जी एब्जॉर्ब, अगर कोई चीज़ कंपाउंड कलर होना चाहिए, मैंने बोला कि वो कलर इसलिए होता है क्योंकि यहाँ पे डी से डी में ट्रांजिशंस होते हैं, यानी कि डी डी ट्रांजिशंस होते हैं। ओके, डी डी ट्रांजिशंस होते हैं यानी कि इलेक्ट्रॉन्स जो है वो एक्साइट होते हैं। बट अगर मान लो कि इलेक्ट्रॉन है ही नहीं, डी ज़ीरो है, तो उस केस में तो एक्साइटेशन होगी नहीं। एक्साइटेशन नहीं होगी तो कलर कंपाउंड का कैसा होगा? इट विल बी कलरलेस। ठीक है, तो डी ज़ीरो के केस में जो कंपाउंड होगा वो कलरलेस होगा। और वहीं पे आप देखो D10 मतलब कि आपके पास ये ऑर्बिटल्स हैं, 5 ऑर्बिटल्स होते हैं डी ऑर्बिटल में, और पांचों के पांचों ही फिल्ड हैं। अगर पांचों के पांचों ही फिल्ड हैं तो इलेक्ट्रॉन्स एक्साइट होके जाएंगे कहाँ? डी डी ट्रांजिशंस का मतलब होता है कि डी ऑर्बिटल से डी ऑर्बिटल की तरफ। लेकिन अगर सारे ही आपके पास ऑर्बिटल फिल्ड हैं तो इलेक्ट्रॉन्स कैसे और कहाँ जाएंगे? तो इलेक्ट्रॉन्स के तो ट्रांजिशन होगा ही नहीं। उस केस में भी कलर नहीं, और उस केस में भी इलेक्ट्रॉन जो है एनर्जी एब्जॉर्ब नहीं करता और उस केस में भी वो कलरलेस होता है। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कुछ दिए हुए हैं। यहाँ पे जैसे टाइटेनियम 3 पॉजिटिव है, ये D1 हो गया, पर्पल कलर का हो गया। B4 पॉजिटिव, इसमें भी 1 इलेक्ट्रॉन है, ये ब्लू रीजन में करता है एब्जॉर्ब, मतलब कि ब्लू रीजन ब्लू कलर का दिखता है। ये V3 पॉजिटिव ग्रीन कलर का होगा। V2 पॉजिटिव वायलेट क्रोमियम 3 पॉजिटिव, वायलेट मैंगनीज 3 पॉजिटिव, वायलेट मैंगनीज 2 पॉजिटिव, पिंक। ओके, तो ऐसे जो है डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कलर्स हमको पता चलते हैं। ओके, तो नेक्स्ट आता है फॉर्मेशन ऑफ कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स क्या होते हैं? कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स वो होते हैं जिसमें एक सेंटर में मेटल आयन प्रेजेंट होता है और उसके साथ जो है नंबर ऑफ नेगेटिव आयंस या न्यूट्रल आयंस विद नो लोन पेयर आर प्रेजेंट। ओके, तो क्या मतलब कि सेंटर में देखो आपके पास मेटल है और उसके साथ नेगेटिव आयंस भी प्रेजेंट हो सकते हैं या तो न्यूट्रल भी प्रेजेंट हो सकते हैं एज ए लीगेंड, और न्यूट्रल के पास जो है वो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स होने चाहिए। ओके, तो ये होते हैं हमारे पास कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स। अब यहाँ पे देखो कुछ और कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स हैं। आगे जो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड्स हैं उसके अंदर पूरा चैप्टर है कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स का।
मतलब कि कोऑर्डिनेशन कंपाउंड पूरा कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स के ऊपर ही है, तो और ज़्यादा डिटेल में वहाँ पे क्लियर हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे आप देख रहे हो कि आयरन जो है वो 6 साइनाइड के साथ बॉन्डेड है, प्लैटिनम 4 क्लोरीन के साथ बॉन्डेड है, कॉपर जो है वो 4 अमोनिया के साथ बॉन्डेड है। ओके, तो इनके बॉन्डिंग को हम लोग क्या बोलते हैं, कॉम्प्लेक्स कंपाउंड, और इसको हम लोग ऐसे ही ब्रैकेट में शो करते हैं, राइट। अब कॉम्प्लेक्स फॉर्मेशंस के रीज़न क्या होता है, देखो कॉम्प्लेक्स जो होते हैं ना वो अलग ही तरीके के होते हैं, मतलब सारे ही जो हमारे पास एलिमेंट्स हैं वो सारे के सारे कॉम्प्लेक्स फॉर्म नहीं करते। डी ब्लॉक एलिमेंट स्पेशली कॉम्प्लेक्स फॉर्म करते हैं, क्यों? क्योंकि मेटल का साइज स्मॉल है, उनके पास चार्ज बहुत ज़्यादा है, अगर चार्ज ज़्यादा होंगे तो वो अकोमोडेट कर सकते हैं अलग अलग आपके पास ये जो नंबर ऑफ लिगेंड्स हैं। ओके, इनको लिगेंड्स बोलते हैं जो मेटल के साथ आते हैं, मेटल के साथ जो लगते हैं ना, ओके, बॉन्ड बनाते हैं जो, उनको लिगेंड्स बोलते हैं। एंड अवेलेबिलिटी ऑफ वैकेंट डी ऑर्बिटल दैट कैन एक्सेप्ट लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन डोनेटेड बाय द लिगेंड। और इनके पास क्या होता है, इनके पास वैकेंट डी ऑर्बिटल्स होते हैं जिसमें कि इलेक्ट्रॉन्स को ये ले सकता है, एक्सेप्ट कर सकता है। ओके, तो इसीलिए ये कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स फॉर्म करते हैं। नेक्स्ट हमारे पास आता है इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स। अब इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स क्या होते हैं? इंटरस्टिशियल नाम में हमें पता चल रहा है कि कुछ तो है, मतलब कि जो एटम के बीच की जगह, ठीक है। अब मान लो कि कोई भी मेटल है, उसका ये लैटिस है, ओके, ये मेटल का लैटिस है, इस लैटिस के बीच में कोई ना कोई स्पेस जो होगी वो खाली होती है, ठीक है। ये सारी वॉइड्स होते हैं ना, खाली स्पेसेस होती है, इनको हम लोग बोलते हैं इंटरस्टिशियल साइट। क्या बोलते हैं? इंटरस्टिशियल साइट। अब इन इंटरस्टिशियल साइट में क्या होता है कि छोटे छोटे जितने भी एटम्स, जैसे हाइड्रोजन हो गया, कार्बन हो गया, बोरोन हो गया, नाइट्रोजन हो गया, ये छोटे छोटे जो एटम्स हैं ये यहाँ पे प्रेजेंट हो सकते हैं, ठीक है। ये ऑक्यूपाई कर लेते हैं छोटी छोटी जगह, और जैसे ही छोटी छोटी जगह ऑक्यूपाई कर लेते हैं वो इंटरस्टिशियल कंपाउंड्स फॉर्म कर देते हैं, जैसे टाइटेनियम कार्बन, ये TiC, ठीक है, TiH2, Mn4n एट्सेट्रा। तो ये नॉन स्टॉकियोमेट्रिक होते हैं, मतलब इनका कोई वो नहीं होता कि हाँ फिक्स नंबर भी रहेगा, और ये नॉन आयनिक होते हैं, नॉन कोवलेंट भी होते हैं, राइट। तो इनके क्या क्या कैरेक्टरिस्टिक है कि ये जो है कंपाउंड का, इंटरस्टिशियल कंपाउंड बहुत हार्ड और रिजिड हो जाते हैं, इनका मेल्टिंग पॉइंट हाई हो जाता है, और कंडक्टिविटी शो करते हैं बिल्कुल प्योर मेटल्स की जितनी, ओके। एंड दे एक्वायर केमिकल इनर्टनेस, और ये क्या करते हैं, ये केमिकल इनर्टनेस भी एक्वायर करते हैं, ओके। तो ये हमारे पास हो गया इंटरस्टिशियल कंपाउंड। देखना, इंटरस्टिशियल मतलब कि जो ये बीच वाली जगह होती है, ओके। नेक्स्ट प्रॉपर्टी हमारे पास आती है कैटालिटिक प्रॉपर्टी। अब कैटलिस्ट तो आपको पता है क्या होता है, कैटलिस्ट क्या होते हैं? कैटलिस्ट होते हैं वो आपके पास वो कंपाउंड्स हो सकते हैं, वो केमिकल्स होते हैं जो कि आपके रिएक्शन की स्पीड को बढ़ा देते हैं विदाउट इट सेल्फ बींग इन्वॉल्व इन दैट रिएक्शन। एक्चुअली में करते क्या है वो, ये मान लो कि रिएक्शन की नॉर्मल एक्टिवेशन एनर्जी है, इतनी एक्टिवेशन एनर्जी चाहिए, कैटालिटिक प्रॉपर्टी के लिए जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो क्या करते हैं, वो कैटलिस्ट जो होते हैं एक्टिवेशन एनर्जी को कम कर देते हैं, ठीक है। अगर एक्टिवेशन का एनर्जी कम हो गई तो रिएक्शन तो फास्ट होगी ही। तो कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ कैसे होते हैं कि देखो, जैसे एग्जांपल देख लो, जैसे V2O5 वैनेडियम पेंटॉक्साइड इज यूज इन द मैन्युफैक्चर ऑफ H2SO4 बाय कॉन्टैक्ट प्रोसेस। निकल जो है फाइनली डिवाइड में छोटे छोटे पीसेस में अगर निकल रख दें तो इट इज़ यूज इन हाइड्रोजनेशन। हाइड्रोजनेशन मतलब हाइड्रोजन्स लगना डबल बॉन्ड में, मतलब हाइड्रोजन्स ऐड हो जाना, दैट इज़ हाइड्रोजनेशन। आयरन जो है वो सिंथेसिस हेबर्स प्रोसेस में जो है उसके अमोनिया के सिंथेसिस में यूज़ होता है, जैसे H2+N2 गिविंग यू अमोनिया, ओके। तो ये हमारे पास कैटालिटिक प्रॉपर्टीज़ के कुछ एग्जांपल हो गए। तो इन कैटालिटिक प्रॉपर्टी का रीज़न क्या होता है कि सबसे पहले रीज़न तो ये है, दिस प्रॉपर्टी इज ड्यू टू द प्रेजेंस ऑफ अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स, ठीक है। अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन्स की वजह से होता है इन द इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स। अब डी ऑर्बिटल्स के अंदर जो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं वो अनपेयर्ड होते हैं, यानी कि उनके पास एक मतलब वैकेंट स्पेस होता है कि वो जो है एनर्जीज को ले सकते हैं, एमिट कर सकते हैं, एब्जॉर्ब कर सकते हैं, ओके। सो वैकेंट डी ऑर्बिटल, इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल होने की वजह से दे पोजेस कैपेसिटी टू एब्जॉर्ब एंड री एमिट वाइड रेंज ऑफ एनर्जीज, दिस मेक्स रिक्वायर्ड एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन अवेलेबल। तो डी एलिमेंट्स को क्या करते हैं, डी ब्लॉक के एलिमेंट्स क्या होते हैं, उनके पास जो है इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स होते हैं, और इनकम्प्लीट डी ऑर्बिटल्स होने की वजह से उनके पास वो जो है उनके पास कैपेसिटी होती है कि वो एब्जॉर्ब कर सकें
एनर्जीज़ को, अलग अलग जो है रेंज की एनर्जीज़ को एब्जॉर्ब कर सकें, और ये वाली जो एनर्जी है वो एनर्जी ऑफ एक्टिवेशन के लिए अवेलेबल करवा देते हैं। नेक्स्ट, कैसे कैटलिस्ट की तरह यूज़ होते हैं ट्रांजिशन मेटल्स, कि उनके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट जैसे हमने देखा था कि +2 +3 +4 +5, ठीक है। तो अलग अलग ऑक्सीडेशन स्टेट होने की वजह से वो क्या करते हैं कि रिएक्टेंट के साथ एक इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स बना देते हैं, ठीक है। तो कुछ ऐसा समझ लो कि अगर रिएक्टेंट अकेला होता तो वो ईजिली प्रोडक्ट नहीं बना सकता, लेकिन अगर रिएक्टेंट जो है वो किसी कैटलिस्ट के साथ है, जॉइंट लगा हुआ किसी कैटलिस्ट के साथ बॉन्ड फॉर्म कर दे, तो वो एक ईजिली वो प्रोडक्ट फॉर्म कर सकता है। तो ट्रांजिशन मेटल्स जो होते हैं उनके पास वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट होती है। वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट मतलब वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट बदल सकते हैं। अब अगर ऑक्सीडेशन स्टेट बदल सकते हैं तो इसका मतलब वो बॉन्ड्स फॉर्म कर सकते हैं अलग अलग तरीके के। तो ट्रांजिशन मेटल्स दे हैव वेरिएबल ऑक्सीडेशन स्टेट्स, सो दैट्स व्हाई दे कैन फॉर्म इंटरमीडिएट कॉम्प्लेक्स कंपाउंड्स विद द रिएक्टेंट्स। ओके, तो नेक्स्ट आता है ट्रांजिशन मेटल प्रोवाइड सूटेबल लार्ज सरफेस एरिया विद फ्री वैलेंसीज ऑन विच रिएक्टेंट्स आर एब्जॉर्ब्ड। तो ट्रांजिशन मेटल्स के पास क्या होता है कि लार्ज सरफेस एरिया होता है, फ्री वैलेंस मतलब कि उनकी वैलेंसी खाली होती है, मतलब खाली आप ऐसा समझ लो कि लार्ज सरफेस एरिया है और वहाँ पे मतलब कि अवेलेबिलिटी है कि वहाँ पे आपके पास कोई दूसरा रिएक्टेंट आके लग सकता है। तो जो आपके पास ट्रांजिशन मेटल है वो ये एरिया प्रोवाइड करता है ताकि आपके पास उसके ऊपर वो एब्जॉर्ब हो जाए या फिर एड्जॉर्ब हो जाए और वो रिएक्शन कर जाए, ठीक है। तो इसकी हम ये उसमें देख सकते हैं हम लोग जैसे हाइड्रोजनेशन में। ओके, तो हाइड्रोजनेशन में क्या होता है, जैसे सपोज कर लो कि ये हमारे पास डबल बॉन्ड है। ओके, तो डबल बॉन्ड में हाइड्रोजन ऐड करो, एक दोनों कार्बन को एक एक हाइड्रोजन दे दो तो ये ऐसे बन जाएगा, इसको हम बोलते हैं हाइड्रोजनेशन। अब ये जो हाइड्रोजनेशन होता है फाइनली डिवाइडेड पैलेडियम या प्लैटिनम के ऊपर एड्जॉर्ब हो गया होता है। तो यहाँ पे अच्छे से एड्जॉर्ब हो गए हाइड्रोजन्स, ठीक है। अगर हाइड्रोजन्स एड्जॉर्ब हो गए तो जो अल्कीन्स हैं वो आराम से आकर के बॉन्ड बना सकती है इसके साथ। ओके, तो ऐसा है। तो ऐसे जो हैं वो आपके जो भी ट्रांजिशन मेटल्स हैं एज अ कैटलिस्ट वर्क करते हैं। नेक्स्ट आता है अलॉय फॉर्मेशन। अलॉयज़ क्या होते हैं, अलॉयज़ होमोजीनियस सॉलिड सॉल्यूशंस होते हैं, दो या दो से ज़्यादा मेटल्स के, ठीक है। और ये कैसे बनते हैं कि दो या दो से ज़्यादा मेटल्स को हाई टेम्परेचर में मेल्ट कर दो और मेल्ट करने के बाद उसको कूल कर देना उस मेल्ट को। तो जैसे मेल्ट किया उसको कूल कर दिया, तो कूल करने के बाद जो होता है अलॉय बन जाता है। उस अलॉयज़ की बड़ी ज़्यादा प्रॉपर्टीज़ होती हैं, जैसे कि स्टील भी क्या है, इट्स एन अलॉय ऑफ आयरन विद क्रोमियम आपके पास मैंगनीज मॉलिब्डेनम, ठीक है। तो ये स्टेनलेस स्टील या स्टील के कॉम्पोजिशन के लिए क्या क्या चाहिए होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट मेटल चाहिए होते हैं, इनका जो है अलॉय चाहिए होता है। ब्रास है, कॉपर और जिंक का अलॉय, फिर कॉपर और टिन का अलॉय होता है आपके पास ब्रॉन्ज। ओके, so because of similar radii and other characteristics of transition metals alloys are formed readily। तो उनका जो ट्रांजिशन मेटल्स का जो रेडिया होता है वो सिमिलर होता है, तो वो क्या करते हैं, वो आराम से जो है अलॉयज़ फॉर्म कर देते हैं। ओके, तो ये सारा आपके पास था ट्रांजिशन मेटल्स डी ब्लॉक एलिमेंट्स के कुछ प्रॉपर्टीज़। आगे का हम नेक्स्ट क्लास में डिस्कस करेंगे।